हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करने वाले हैं। आपने पिछले कई दिनों से सुना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सरकार जल्द से जल्द प्रयास कर रही है कि इसे लागू किया जाए, और जो मानसून सत्र आने वाला है उसमें भी बिल पेश करने की आशा जताई जा रही है कि गवर्नमेंट इसमें बिल पेश कर सकती है। तो कई राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं और कई राजनीतिक पार्टियां इसका समर्थन भी कर रही हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात फ्रेंड्स की जाए तो जब से संविधान का निर्माण हुआ है तभी से, और ये अगर हम कहें तो इससे पहले से भी, तो कई बार इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर को लागू करने की बात की गई, लेकिन समाज के जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए इसके लागू नहीं किया जा सका है। और भी कई कारण थे, जैसे राजनीतिक पार्टी अपने वोट बैंक के लिए भी इसे लागू नहीं कर सकी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के पास कई केस पहुंचे उनके पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप इस सिविल कोड को जो है वो लागू कीजिए। तो इन्हीं सब पर हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लोग इसके विपक्ष में है वो क्या कह रहे हैं, जो इसके पक्ष में है वो क्या कह रहे हैं, उन सभी पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है इस पर बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम फ्रेंड्स समान नागरिक संहिता भी कहते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 44 में किया गया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी लिंग, धर्म, जाति या संप्रदाय से जुड़े हुए हो, उन पर सभी पर समान रूप से कानून लागू होना चाहिए। ठीक, समान रूप से कानून लागू होना चाहिए। कानून लागू तो होता है, कौन सा लागू होता है? आपराधिक कानून लागू होता है। आपराधिक कानून लागू होता है। लेकिन ये जो व्यक्तिगत कानून है, व्यक्तिगत कानून जैसे विवाह, वसीयत, गोद लेना, तलाक आदि, तो ये जो व्यक्तिगत कानून है, वो जो लोग हैं अलग अलग धर्मों के, वो अपने अपने धर्मों के जो नियम हैं उनके अनुसार ही इसका पालन करते हैं। कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि मुस्लिम का, तो मुस्लिम क्या है, वो मुस्लिम कम्युनिटी शरिया के हिसाब से, शरिया शरिया के हिसाब से उसका पालन करती है। तो और जो सिख हैं वो अपने धर्म के अनुसार व्यक्तिगत जो विवाह शरीयत है वो उसके अनुसार उसका पालन करते हैं। और हिंदुओं की बात करते हैं तो हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार वो उसमें उसका पालन करते हैं, उसके अनुसार रेगुलेट होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग धर्मों के बहुत सारे कानून हैं, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही कानून ऐसा हो जो सभी नागरिक हैं उन पर समान रूप से एक लागू हो। ठीक है, गोद लेने की। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास क्या रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट दिया, जिसमें अपराध, साक्ष्य और अनुबंध के लिए एक संहिताकरण का आह्वान किया। संहिताकरण का मतलब कि उसने कहा कि अपराध और साक्ष्य अनुबंध के लिए एक ही कानून हो, ना तो मुस्लिमों के लिए अलग हो, ना तो सिख, ना तो किसी के लिए भी अलग ना हो, सभी के लिए एक ही कानून हो अपराध, साक्ष्य, अनुबंध के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, जो 1840 का लेक्स लॉकी की रिपोर्ट थी, उसने हिंदू मुस्लिम के व्यक्तिगत कानून, जो अभी हमने बताया कि व्यक्तिगत कानून, उनको इससे बाहर रख दिया। ठीक, तो उससे यहीं से शुरुआत होती है डिवाइड एंड रूल की। जो उनकी गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसी का एक उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो 1840 है उसके लेक्सी लॉकी की रिपोर्ट में हिंदू मुस्लिम के व्यक्तिगत कानूनों को इससे बाहर रखा गया। आगे चल करके 1941 में ही 1941 में बी एन राव समिति का गठन किया गया, और इसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम को लागू किया गया फ्रेंड्स। और भी इसमें बहुत सारे कानून और बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं हिंदुओं को लेकर के हैं। और जैसे मुस्लिमों को जो शरिया का कानून है उसका पालन करते हैं, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट का पालन करते हैं। और जो कानून बनाया गया, जैसे जो कानून बनाए गए हैं उसमें उसमें हिंदुओं हिंदू और जैन, बौद्ध और सिख, इनको तो एक में रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको एक में रखा। और इधर मुस्लिम और ये हमारा पारसी और ईसाई, ये एक तरफ आ जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत कानून को ये अलग अलग जो लोग हैं वो मानते हुए। जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया, जैसे कि शाहबानो केस 1985 में गया, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब राजीव गांधी की सरकार थी, कि कहा कि इसको लाया जाए, लेकिन कई कारणों से इसको नहीं लाया जा सका, बिल नहीं पास हो सका वहाँ पर, और लाया भी नहीं गया, क्योंकि वो
जो कहते हैं ना कि राजनीति अपने वोट को बचाने के चक्कर में नहीं ला पाए, और इससे बहुत काफ़ी आलोचनाएं भी हुई, और आगे चलकर जो सरला मुद्गलवाद है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शायरा बानो केस में जो आपने सुना होगा कि 3 तलाक का जो नियम था उसको हटा दिया गया है। ठीक, तो ये था, तो इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में इतिहास था फ्रेंड्स। अगर अब हम इसके विपक्ष और पक्ष की बात करते हैं तो इसके पक्ष में लोगों का कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो इसके पक्ष में है उनका कहना है कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करते हैं तो जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सभी समानता का जो अधिकार देता है आर्टिकल 14, उसका पूर्ण करेगा। पूर्ण का मतलब है कि अभी क्या है कि जो अलग-अलग कानून हैं, अलग-अलग, तो ये समानता का नहीं है ना। तो जब आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होगा इससे, उनका जो पक्ष में है उनका कहना है। वहीं दूसरी तरफ का लोगों का जो इसके विपक्ष में है उनका कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है तो आर्टिकल 25 और 28 का उल्लंघन होगा। 25 से 28 का जो आर्टिकल है जिसमें अलग-अलग धर्मों के लोगों को अपने धर्म के अनुसार पालन करने के, अपने धर्म के अनुसार चलने के अधिकार दिया गया है, उसका उल्लंघन होगा। और भी कई सारे तर्क डिबेट होती है इनके बीच में कि अगर लागू किया जाना चाहिए, नहीं लागू किया जाना चाहिए, तो उनके अलग-अलग पक्ष और विपक्ष होते हैं फ्रेंड्स। अगर हम सिविल कोड की बात करते हैं कि अगर समाज में इसको लागू कर भी दिया जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड्स, विधि आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि अभी जो यूसीसी है, एक फ्रेंड्स यहाँ पर गलत लिख दिया है, उच्चक लिख दिया है, यहाँ पर यूसीसी लिखना था मेरे को। तो जो यूसीसी माने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे अगर लागू कर दिया, मतलब लागू अभी ना तो आवश्यक है और ना ही ज़रूरी है, उन्होंने ऐसा कहा है। हाँ, उन्होंने एक बात ये ज़रूर कही है कि इसकी जगह पे जो हमारे अलग-अलग कानून हैं उसमें सुधार करने की आवश्यकता ज़रूर है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, ताकि जो महिलाओं के जो शोषण की बात आती है उसको कम किया जा सके, उसे समाप्त किया जा सके और महिलाओं को भी मतलब समानता का दर्जा दिया जा सके। उसने विधि आयोग की रिपोर्ट में ऐसा कुछ बताया गया है। ठीक है, अगर अगर हम बात करते हैं, अगर इसको समाज में लागू कर भी दिया जाता है तो काफ़ी कुछ अच्छा भी हो सकता है। अच्छा, इट मीन्स कि एक देश एक कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, एक यूनिटी होगी, देश में एकता अखंडता, इसकी जो भावना है वो मजबूत होगी। वहीं दूसरी तरफ जो बहुत सारे जो अशिक्षक हैं, जो अपने इतने सालों से अपने अपने धर्मों के अनुसार उसका फॉलो करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके धर्मों को भी, उनके जो आस्था है उन पर भी ठेस पहुंचेगी। वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो उनके साथ। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपने समझा होगा इसमें कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड काम करेगा और क्या-क्या इसमें बातें होंगी। अभी आना इसके बिल बाकी है कि सरकार इसमें क्या-क्या मतलब चाहती है लाना, कि अगर उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, कि जैसे कि परिवार नियोजन की और भी कई चीज़ें हो सकते हैं। जब उनका ड्राफ्ट आएगा तब उस पर अलग से चर्चा होगी, डिबेट होगा, और इतना आसान नहीं होगा कि उसे संसद में ऐसे बिल लेके गए और पास हो गया। कई पॉलिटिकल पार्टियां उसका विरोध भी कर रही हैं और कई पॉलिटिकल पार्टियां उसका समर्थन भी कर रही हैं। तो अब देखना होगा कि मानसून सत्र में जो वो बिल लेके आती है गवर्नमेंट, उसका क्या होने वाला है, क्या वो पास होता है या फेल होता है। फ्रेंड्स, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें सजेशन भी दे सकते हैं। आने वाले टाइम में हम इस पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी आपके कमेंट और जो भी क्वेरीज है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।